पिछले 21 सितंबर को भारत के बेंगलुरु शहर में एक हैरान कर देने वाली, रोंगटे खड़ी कर देने वाली, मानवता को, इंसानियत को तार तार कर देने वाली घटना का खुलासा हुआ। दरअसल 21 सितंबर 2024 अभी कुछ दिन पहले भारत के बेंगलुरु शहर में एक मकान में एक 29 वर्षीय बेहद खूबसूरत युवती, जिसका नाम होता है महालक्ष्मी, उसकी जो लाश है पूरे 59 पार्ट 59 टुकड़ों में बटी हुई, 59 टुकड़ों में काटकर बेहद दुर्दांत तरीके से उसकी लाश को काटकर बाकायदा फ्रिज के अंदर एक कातिल बंद कर देता है, वहां से सीधे भाग जाता है। उसके बाद जब लोगों को, आसपास के जो पड़ोसी हैं, उनको उसकी दुर्गंध पहुंचती है, धीरे धीरे लाश जो है सड़ना आरंभ होती है, सड़ती है, बदबू आती है, तो आसपास के लोगों के लिए जीना हराम हो जाता है। वो जाकर देखते हैं कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। जब वो ये पता लगाने का प्रयास करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तो सीधे मकान पे जाकर उनकी जो खोज है वो खत्म होती है। उनको लगता है कि सीधे इसी घर से, इसी मकान के फर्स्ट फ्लोर से पूरी तरीके से दुर्गंध आ रही है। सीधे पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है। पुलिस को उस युवती के जो परिजन हैं, मकान मालिक द्वारा उनके परिजनों का नंबर मिलता है। नंबर से उनकी माता, उनकी बहन पहुंचती हैं, कमरा खोलते हैं। कमरा खोलते ही अंदर का जो नजारा था उसको देखकर पुलिस अधिकारी, आसपास के लोग, मृतक युवती की बहन, माँ के होश उड़ जाते हैं, उनको चक्कर आ जाता है। दरअसल पुलिस जब अंदर पहुंचती है तो अंदर खून के छींटे कई जगह पड़े हुए थे, चींटियां रेंग रही थी। बाकायदा एक जगह से एक अन्य स्थान से फ्रिज की ओर आती हुई एक खून की लकीर, ट्रैक टाइप एक लाइन सी जा रही थी। उसके आधार पर पुलिस आगे बढ़ी, डोर को खोला तो अंदर का जो सीन है उसको देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल एक युवती की जो कटी हुई लाश है पूरी फ्रिज के अंदर पैक थी। देखते ही माँ ने कहा, ये तो मेरी बेटी है। उसके बाद जो हुआ वो आगे जानिए, और जानने के लिए कि किस प्रकार कत्ल हुआ, कौन है कातिल, कैसे कत्ल हुआ, कौन थी युवती, कब शादी हुई, बने रहिए हमारे साथ। दरअसल ये हैरत अंगेज दास्तान, मानवता को शर्मसार कर देने वाली, इंसानियत को चकनाचूर कर देने वाली दास्तान, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी, ये वारदात पिछली 21 सितंबर को भारत के बेंगलुरु शहर में घटी। बेंगलुरु शहर में एक महिला जिनका नाम होता है महालक्ष्मी, 29 साल की खूबसूरत महिला, भारत से बाहर दूसरे मुल्क यानी नेपाल की रहने वाली थी। कुछ वर्ष पहले आकर रोजी रोटी की तलाश में, आजीविका की तलाश में बेंगलुरु आकर बस जाती हैं। उनकी माता, उनके पिता, उनकी बहन, उनके भाई और खुद बेंगलुरु में रहते हैं। यही आसपास सभी लोग अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं। उनके परिवार का जो गुजारा है अच्छे से हो रहा था। धीरे धीरे इनके जो माँ बाप हैं महालक्ष्मी, इनकी शादी वहीं के रहने वाले एक हेमंत दास नाम के व्यक्ति से कर देते हैं। हेमंत दास जो उनके पति होते हैं, इनके साथ ही रहती हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच तल्खियां शुरू हो जाती हैं। दोनों के जो संबंध हैं बिगड़ जाते हैं, संबंध विच्छेद होने के कगार पर आते हैं। हालांकि इनकी एक संतान भी हुई, लेकिन संबंध इतने बिगड़े कि दोबारा जुड़ने ना पाए। दोनों के बीच इतनी दरार आ गई कि जो शीशे में टूटकर इतनी दरार पड़ चुकी थी कि दूसरी बार जुड़ने की हालत न थी। अब दोनों अलग अलग रहने लगे। महालक्ष्मी है परिवार से अलग, पति से अलग, बेंगलुरु के ही एक वैली कमल इलाका है, वैली कमल इलाके में ही एक पहली मंजिल पर एक मकान में किराए पर रह रही थी। मकान की एक चाबी उनके पास थी, एक चाबी उनकी माँ के पास रहती थी। हालांकि माँ से, भाई से, पति से बिल्कुल मतलब, कभी कभार बहन से बात हो जाती थी, मिलना होता था, लेकिन बहुत कम संबंध थे, अलग रहती थी। पति से तो कोई मिलने का मतलब ही नहीं था, अलग रह रही थी, एक कंपनी में काम कर रही थी। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां हैं। वहीं के रहने वाले एक सैलून होता है, जो बार्बर होता है, बाल कटिंग करता है, उत्तराखंड का रहने वाला अशरफ, उससे उनकी नजदीकियां बढ़ती। दोनों के बीच ऐसी, पति ने बताया कि दोनों के बीच अफेयर है। दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं, दोनों साथ रहते हैं, बात चल रही थी, आगे बढ़ रही थी, कहानी आगे चल रही थी। पति से दूरी थी, काम कर रही थी, रह रही थी। लेकिन अचानक 2 सितंबर को अभी वो गायब हो जाती है। गायब होने के बाद उनके परिवार को उनकी कोई सुध नहीं थी। उनके जो भाई हैं, जो बहन है, उन्होंने कोई सुध नहीं ली। जो आसपास के लोग हैं, जहाँ काम कर रही थी, जहाँ उनके को कंपेनियन थे, जो साथी थे, उन्होंने कोई सुध नहीं ली। लगातार 19 दिन तक उनका कोई अता पता ना था। फिर अचानक उसी कॉलोनी के आसपास के लोगों को दुर्गंध, बेहिसाब बदबू, लोगों का रहना दुश्वार कर देने वाली जो स्मेल है, दुर्गंध है, वो आनी शुरू हुई। लोगों ने आपस में इकट्ठा होकर ये मालूम किया, पता लगाया कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। उनको मालूम हुआ कि पास का ही एक घर, ब्याली कबल में स्थित मकान, उसके पहले माले से ही बदबू आ रही थी। उन्होंने फौरन मकान मालिक को इतला दी। मकान मालिक ने खुद कहा
कि मुझे खुद नहीं मालूम कि बदबू कहाँ से आ रही है। मकान मालिक चूंकि वहाँ बहुत कम आते थे, कभी कभार आते थे, उनको बुलाया गया। फिर उनसे एक नंबर जो अल्टरनेटिव नंबर है, पहले सीधे माँ लक्ष्मी का फ़ोन लगवाया जो स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उनके पास पहले से ही जिस वक्त माँ लक्ष्मी ने रूम किराए पर लिया तो एक अल्टरनेटिव नंबर लिखवाया था, वो उनकी माता जी का था। उस नंबर पर बात हुई, उनसे कहा कि आपकी बेटी इस वक्त कहाँ है। उन्होंने कहा मुझे कोई नहीं मालूम, उनका नंबर एक दो बार ट्राई किया तो स्विच ऑफ आ रहा है। उन्होंने कहा फौरन उनके घर आइए, कमरे पर आइए, आपको कुछ जानकारी देनी है। उसके बाद उनकी बहन और उनकी माँ सीधे ऑटो से ब्याली कबल इलाके पहुँचती हैं, उस मकान पहुँचती हैं जहाँ पर माँ लक्ष्मी किराए पर रहती थी। वहाँ लोगों की भीड़ थी। लोगों ने फौरन उनकी माँ से चाबी लाने को कहा, वो चाबी साथ लेकर आई थी। चाबी से ताला खोला, अंदर की सीन देखते ही सबके होश उड़ गए, लोगों को गस आने लगा। उनकी माता जी के भी होश उड़ गए, उनकी बहन को चक्कर आ गया, वो वहीं गिर गई। अंदर की जो तस्वीरें थी भीभत्स थी, हैरान कर देने वाली थी, इंसानियत को तार तार कर देने वाली थी। फौरन लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने घटना को अति गंभीरता से लिया। पुलिस फौरन पूरे तल बल के साथ बड़े आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरी जो रूम है उसकी तलाशी ली। फिर माता जी के साथ जो डेड बॉडी थी उसको चेक किया, देखा तो पूरे 59 टुकड़ों में बटी थी। यानी कातिल ने उनकी जो माँ लक्ष्मी है उनकी बॉडी के पूरे 59 टुकड़े कर दिए थे। 59 टुकड़ों को खींचकर भर के एक बैग में भरकर सीधे जो फ्रिज है उसके अंदर पैक कर दिया और वहां से सीधा भाग गया। उस वक्त वहां पर कुछ चींटियां भी चल रही थी, खूनों की जो लाइनें हैं इधर उधर खिंची हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो दूसरे कोने से खींचकर बॉडी को लाकर सीधे फ्रिज तक लाया गया हो। खींचने के रगड़ने के जो खून के निशान है वो साफ नजर आ रहे थे। दुर्गंध इतनी बेहिसाब थी कि लोगों का रहना बिल्कुल वहां रुकना मुश्किल हुआ। सारे लोग वहां से दुर्गंध की वजह से चले जाते हैं, लेकिन माँ होती है वो रुकी रही, पुलिस की भी मजबूरी होती है। उसके बाद तमाम जो आलाधिकारी हैं पहुंचे, पूरे स्टेट तक, राज्य तक, मंत्री तक इसकी सूचना मिलती है और गृह मंत्री ने आकर बयान दिया, उनको इतला दी जाती है। तो सीधे पुलिस ने उनकी बॉडी को कब्जे में लिया, सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस के आगे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कातिल कौन है, क्यों कत्ल किया गया, इसका खुलासा करना पुलिस के लिए बेहद अनिवार्य हो गया। पुलिस पर दबाव बनने लगा, आसपास के इलाके में हलचल मची। पूरी नेशनल मीडिया में पूरी जो खबर है सुर्खियां ब्रेकिंग चलने लगी, पूरी खबर ने सुर्खियां बटोरी। अब पुलिस ने सबसे पहले पति से संपर्क किया, पति से पूछताछ हुई कि कहीं पति का तो हाथ नहीं, लेकिन पुलिस को ऐसा नहीं लगा कि पुलिस पति का किसी प्रकार से कोई हाथ हो। लेकिन पति ने कहा कि मेरी पत्नी की अफजाल नाम से एक सैलून जो संचालक है, बार्बर है, उत्तराखंड का रहने वाला है, उससे बहुत नजदीकियां थी, उसके साथ रिश्ते में थी। पुलिस ने फौरन अफजल को गिरफ्तार किया। उससे उसकी सीसीटीवी जो फुटेज है निकाले गए, उसकी सीडीआर निकाली गई, उसके गवाह निकाले गए, गवाहों की मदद ली गई, सूत्र लगाए। लेकिन कहीं से पुलिस को कोई क्लू ऐसा नहीं मिला जिससे लगे कि इस घटना में अफजल का कोई हाथ है। उसके बाद पुलिस ने अफजल को भी कुछ घंटों की पूछताछ के बाद छोड़ दिया। अब सवाल यह था कि अगर अफजल कातिल नहीं है, पति हेमंत दास कातिल नहीं है, तो उसका कातिल कौन है? इसके लिए पुलिस ने लगातार टीमें गठित की, बड़ी टीमें गठित हुई। बाकायदा गृह मंत्री ने बयान दिया कि बहुत जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा और गृह मंत्री साहब ने बाकी जो पुलिस है उसको सख्त हिदायत दी कि बहुत बड़ी घटना है, फजीयत हो रही है, बहुत जल्द असली कातिल का जो की गिरफ्तारी की जाए। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी और बताते हैं कि पुलिस ने एक और सैलून संचालक जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है उसकी शिनाख्त की है। पुलिस को लग रहा है कि पूरी तरीके से उसी का ही हाथ है। उसके साथ कुछ महालक्ष्मी की नजदीकियां भी लोगों ने बताई। फिलहाल वो सैलून संचालक वहां से फरार है, वो भुवनेश्वर के रास्ते सीधे बंगाल जा चुका है। पुलिस की टीमें लगातार उसको फॉलो कर रही है, उसकी जो लोकेशन है उसको ट्रेस करके उसका फॉलो किया जा रहा है। बहुत जल्द घटना का सफल अनावरण होने की उम्मीद है। लेकिन एक बार फिर दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड के बाद उससे भी विभत्स घटना, एक स्त्री को 59 टुकड़ों में बांटना निश्चित तौर पर बहुत चिंतनीय है और देश के लिए बहुत गंभीर वाली बात है। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भी, महिलाओं की सुरक्षा है, उस पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और ऐसी घटनाएं समाज के लिए चिंताजनक हैं, निंदनीय हैं। निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं सुनाना भी एक बहुत बड़ी बात है, ऐसी घटनाओं का जिक्र करना भी एक हैबत सी लगती है, हैवानियत सी लगती है। और दोस्तों ऐसी कहानियां सुनाने का मतलब सिर्फ मकसद ये रहता है कि हम और आप हमेशा सचेत रहें। ये समाज है, जमाना है, भविष्य है, किसी को आने वाले कल का नहीं पता। लेकिन ऐसी कहानियां सुनकर, सच्ची कहानियां सुनकर कम से कम हम ऐसी कहानियों से संज्ञान लेकर अपने और अपने परिवार को, पड़ोसियों को, परिवेश को कम से कम सुरक्षित रख सकते हैं।